नमस्कार, महीनान की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी पूरी हफ्ते की बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। देश की सबसे पहली मॉडर्न रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल यानी FRL के खिलाफ आखिरकार अब दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को मंजूर करते हुए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी NCLT ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। Amazon ने फ्यूचर रिटेल के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ याचिका भी दाखिल की थी, लेकिन NCLT ने इस याचिका को खारिज करते हुए कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है और इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए विजय कुमार अय्यर को नियुक्त किया गया है। कर्ज का भुगतान ना कर पाने के चलते बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2022 में FRL के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू करने की याचिका दाखिल की थी। साथ ही FRL के रिटेल शेयरधारकों ने RIL की ओर से बिग बाजार के करीब 950 स्टोर्स की रीब्रांडिंग के खिलाफ सरकार और मार्केट रेगुलेटर सेबी को लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। 20 जुलाई को फ्यूचर रिटेल का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस यानी RCF और रिलायंस होम फाइनेंस यानी RHF को अलग रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एक ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया है। कंपनी की बिक्री की प्रक्रिया में तेजी लाने की उम्मीद से यह कदम उठाया गया है। इन दोनों कंपनियों पर मिलाकर करीब 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 18 जुलाई को रिलायंस कैपिटल का शेयर करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। साथ ही दूसरी खबर में पिरामल के कंसोर्टियम, इंडसइंड इंटरनेशनल, ओक ट्री कैपिटल और कॉस्मिया फाइनेंशियल पूरी कंपनी के लिए बोली लगाने पर विचार कर रही हैं। 20 जुलाई को पिरामल एंटरप्राइजेज का शेयर करीब 4.5% और रिलायंस कैपिटल का शेयर करीब 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, सरकार की ओर से प्रमोटेड नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी NARCL ने लेंडर्स यानी कर्जदाताओं से 17 डिस्ट्रेस्ड यानी बीमार कंपनियों को खरीदने का ऑफर दिया है। इन 17 कंपनियों में फ्यूचर ग्रुप की 5 और श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियां शामिल हैं। इन 17 कंपनियों पर कुल मिलाकर 93,240 करोड़ रुपए का कर्ज है। इन कंपनियों में श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस पर 22,485 करोड़ और JP एसोसिएट पर सबसे अधिक 20,167 करोड़ रुपए का कर्ज है। 18 जुलाई को फ्यूचर ग्रुप शेयरों में 2.5% तक की बढ़त देखने को मिली और श्रेय इंफ्रा के शेयर में सपाट क्लोजिंग देखने को मिली थी। चौथी खबर का रुख कर लेते हैं। इस हफ्ते हुई कंपनी की 111वें AGM में ITC के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी ने शेयरधारकों को ये कहा कि कंपनी होटल कारोबार की वैल्यू अनलॉकिंग पर दोबारा विचार कर रही है। होटल कारोबार के डीमर्जर की योजना पर कंपनी ने 2020 की एनुअल रिपोर्ट में पहली बार घोषणा की थी, पर महामारी के कारण इंडस्ट्री पर खराब असर के चलते इस योजना को होल्ड पर डाल दिया गया था। हाल की रिकवरी के बाद इस योजना पर दोबारा विचार शुरू कर दिया गया है। कंपनी ने यह भी कहा कि सेक्टर की अन्य कंपनियों के मुकाबले ITC पर महंगाई का असर काफी कम देखने को मिला है। 20 जुलाई को ITC का शेयर करीब 1% चढ़कर बंद हुआ था और इस हफ्ते में शेयर ने 3 साल के बाद पहली बार 300 रुपए का स्तर भी पार किया था। पांचवी खबर, एयरलाइन इंडस्ट्री को लेकर इस हफ्ते 4 अलग-अलग खबरें सामने आई हैं। पहला, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट का कामकाज रोकने की अर्जी को खारिज कर दिया है। प्रोफेशनल एंड सेफ्टी ऑब्लिगेशंस के उल्लंघन के चलते याचिका दायर की गई थी। दूसरी खबर में स्पाइसजेट की सिटी यूनियन बैंक यानी CUB के साथ स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी SMA का टैग हटाने के लिए कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने पर बातचीत चल रही है। मार्च में सिटी यूनियन बैंक ने 100 करोड़ रुपए के लोन को रिकॉल किया था। तीसरी खबर में जेट एयरवेज एयरबस से करीब 50 A220 विमान खरीदने का सौदा करने के बेहद करीब पहुंच गया है। और चौथी खबर में एविएशन रेगुलेटर DGCA ने बीते दिनों से जारी तकनीकी गड़बड़ियों का कारण पता कर लिया है और एयरलाइन कंपनियों को ये सारी दिक्कतें दूर करने के लिए 28 जुलाई तक का समय दिया है। तय समय सीमा तक एक्शन ना लिए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। 18 जुलाई को स्पाइसजेट का शेयर करीब 4.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था, पर जेट एयरवेज का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखा था। छठी खबर, HDFC म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर प्रशांत जैन 1 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी एसेट्स को मैनेज करने वाले देश के पहले फंड मैनेजर बन गए हैं। प्रशांत जैन HDFC में बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्लेक्सी कैप जैसे कई फंड्स मैनेज करते हैं। बाजार में हाल की तेजी के बाद प्रशांत जैन ने यह रिकॉर्ड स्थापित किया है। हालांकि SBI और ICICI म्यूचुअल फंड के मैनेजर भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा के फंड को मैनेज करते हैं, पर SBI और ICICI म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की ओर से मैनेज किए जाने वाले एसेट्स का ज्यादातर हिस्सा डेट फंड से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जैन किसी एक फंड को 25 साल से ज्यादा मैनेज करने वाले पहले भारतीय फंड मैनेजर बन गए हैं। 21 जुलाई को HDFC AMC का शेयर करीब 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। सातवीं खबर,
ये भी एचडीएफसी ग्रुप से जुड़ी हुई है। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ ने बीते शनिवार को एजीएम में ये साफ कर दिया है कि बैंक के एनबीएफसी और ब्रोकरेज कारोबार की शेयर बाजार में लिस्टिंग पर पेरेंट कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर पूरा होने के बाद ही विचार किया जाएगा। अप्रैल 2022 में बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर की घोषणा की थी, जिसे पूरा होने में करीब 18 से 24 महीने का समय लगेगा। साथ ही बैंक के वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। भले ही नतीजों में साल दर साल अच्छी ग्रोथ रही है, पर तिमाही दर तिमाही नतीजों में गिरावट रही है और एमपीए में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मई में ब्याज दरें बढ़ाने के कारण बैंक को 50,000 करोड़ रुपए के होलसेल लोन से हाथ धोना पड़ा था। यही वजह थी कि 18 जुलाई को एचडीएफसी बैंक का शेयर मजबूत बाजार में भी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। आठवीं खबर, आरपीजी हर्ष गोयनका ग्रुप की कंपनी आरपीजी एंटरप्राइजेस अपनी डिजिटल जर्नी के लिए 3 मेटावर्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इन 3 प्रोजेक्ट्स में आरपीजी कैंपस, आरपीजी सिटी और सीएट शॉपिंग नाम के प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये 3 प्रोजेक्ट्स एग्रीटेक, मेडटेक, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने के अलावा जारी हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए ग्रुप का नई कम्युनिटीज बनाने, कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल और ब्रांड एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। बीते एक हफ्ते में केईसी इंटरनेशनल का शेयर करीब 1.5% गिरा है, पर सीएट का शेयर करीब 3.25% उछला है। 9वीं खबर, अगली खबर 5G स्पेक्ट्रम से जुड़ी है। 26 जुलाई से शुरू होने वाली 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर जियो ने अपने आक्रामक इरादों का संकेत दे दिया है। दरअसल जियो ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया के लिए सबसे अधिक 14,000 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी यानी बयाना राशि जमा की है। इसी तरह सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल ने 5,500 करोड़ रुपए की टोकन मनी जमा की है, जिससे ये साफ है कि कंपनी देश भर में स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगा सकती है। कैश से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने 2,200 करोड़ रुपए की रकम जमा की है, यानी कि कंपनी सीमित मात्रा में चुनिंदा मार्केट्स में ही स्पेक्ट्रम खरीदेगी। साथ ही नए खिलाड़ी अदानी डेटा नेटवर्क्स ने केवल 100 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वह केवल कैप्टिव नेटवर्क के लिए ही बोली लगाएगी। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को करीब 1,96,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 19 जुलाई को आरएल का शेयर करीब 0.5% और एयरटेल का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों पर जैसे कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक जमाने में इसी ग्रुप का हिस्सा रहने वाली रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के लोन को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एआरसीज को बेचने के लिए लेंडर्स यानी कर्जदाताओं की बातचीत चल रही है। जनवरी 2020 में इस कंपनी को कर्ज रेजोल्यूशन के लिए भेजा गया था, क्योंकि कंपनी ने 13,000 करोड़ रुपए के लोन पर डिफॉल्ट कर दिया था। हेजल मर्केंटाइल नाम की कंपनी ने इसके लिए बोली लगाई है, पर यह मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी में अटका हुआ है। यही कारण है कि लेंडर्स अब दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश में है। लेंडर्स का इस कंपनी पर 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सरकारी बैंक पीएनबी की हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और 12 इंडिविजुअल्स ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ मामला सेटल कर लिया है। ये मामला मई 2021 में यूएस के कार्लाइल ग्रुप को प्रेफरेंशियल आधार पर शेयर और वारंट जारी करने में हुए नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। इस मामले को सेटल करने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और कंपनी के 12 डायरेक्टर्स ने कुल करीब 73 लाख रुपए की रकम का भुगतान किया है। 19 जुलाई को सेबी की ओर से जारी ऑर्डर के मुताबिक 73 लाख रुपए की इस रकम में करीब 44.5 लाख रुपए के लीगल खर्चे भी शामिल हैं। ये ऑर्डर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और उसके डायरेक्टर्स की ओर से मामले को सेटलमेंट ऑर्डर के जरिए सुलझाने के प्रस्ताव के बाद जारी किया गया है। 20 जुलाई को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर करीब 5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 12वीं खबर, आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी ग्रासिम ने बिल्डिंग मटेरियल्स कारोबार के लिए B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। इस कारोबार पर अगले 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला के मुताबिक बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट से कारोबार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ मुनाफा कमाने के भी बड़े मौके मिलेंगे। 20 जुलाई को ग्रासिम का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 13वीं खबर, बायोकॉन बायोलॉजिक्स की रिश्वतखोरी से जुड़े मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में हमने आपको एपिसोड नंबर 27 और 29 में भी जानकारी दी थी। पिछले महीने सीबीआई ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO के 4 अधिकारियों और बायोकॉन के एक एग्जीक्यूटिव प्रवीण कुमार को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। CDSCO के 4 अधिकारियों में जॉइंट ड्रग कंट्रोलर E एसवारा रेड्डी भी शामिल हैं। ये मामला बायोकॉन की सब्सिडरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स के इंसुलिन एस्पार्ट इंजेक्शन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी के लिए रिश्वत देने से जुड़ा है। 20 जुलाई को बायोकॉन का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ था। 14वीं खबर, कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल यानी CESTAT से अदानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है।
ट्राइब्यूनल ने अदानी समूह की 2 कंपनियों अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पावर के खिलाफ इंपोर्टेड गुड्स के ओवर वैल्यूएशन से जुड़े मामले को खारिज कर दिया है। इन कंपनियों पर इंपोर्टेड गुड्स से जुड़ी 3,974 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप था। 15 मार्च 2014 को DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक शोकॉज नोटिस जारी किया था और समूह की कंपनियों पर देश से बाहर विदेशी मुद्रा से जुड़े गबन का आरोप लगाया था, पर सबूतों की कमी के चलते ये मामला खारिज कर दिया गया है। 20 जुलाई को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1/4% और अदानी पावर का शेयर करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर, इमामी ग्रुप की ब्रांडेड फूड मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनी इमामी एग्रोटेक ने 30,000 करोड़ रुपए की ब्रांडेड पावर्ड स्पाइसेस मार्केट यानी मसालों के मार्केट में एंट्री ले ली है। इमामी हेल्दी एंड टेस्टी ब्रांड के तहत मंत्रा स्पाइसेस के नाम से ये कारोबार किया जाएगा। अगले 5 साल में कंपनी को इस कारोबार से 700 से 1,000 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। 8 से 200 ग्राम के पैक की कीमत 5 से 110 रुपए के बीच में होगी। पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद कंपनी की साल अंत तक 2 लाख रिटेल आउटलेट्स और 3 साल में 5 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचने की योजना है। 21 जुलाई को इमामी का शेयर करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ था। अगली खबर, एक तरफ जहां आईटी सेक्टर बढ़ती एट्रिशन दर से जूझ रहा है, वहीं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS ने अपनी 25/25 मॉडल को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी की 8 नए और बड़े ऑफिस स्पेस खोलने की योजना है, जिसमें 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों के बैठने की क्षमता होगी। इनमें से कुछ ऑफिस छोटे शहरों में होंगे और कंपनी की टियर 2 शहरों में मौजूदगी पर फोकस करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में 3 से 5 साल का समय लगेगा। कंपनी का 2025 तक केवल 25% कर्मचारियों को 25% समय के लिए ऑफिस से काम करवाने का लक्ष्य है। बीते 1 साल में कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को जोड़ा है और जून 2022 तक कुल कर्मचारी संख्या बढ़कर 6 लाख के पार निकल गई थी। 19 जुलाई को TCS का शेयर करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही यानी जून में खत्म तिमाही में स्टार्टअप्स की फंडिंग का वेंचर कैपिटल फर्म सिक्वोया कैपिटल और टाइगर ग्लोबल ने नेतृत्व किया। ऐसा नेस्कॉम की ओर से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है। हालांकि इस तिमाही में भारतीय स्टार्टअप्स की कुल फंडिंग 17% घटकर $6 अरब या 47,870 करोड़ रुपए रही, पर फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा फिनटेक सेक्टर की कंपनियों को मिला। कुल फंडिंग में से फिनटेक सेक्टर को 26%, मीडिया को 19%, एंटरप्राइज टेक को 16% और रिटेल टेक को 9%, एडटेक को 8% और हेल्थ टेक सेक्टर को कुल फंडिंग में से 5% हिस्सा मिला है। इस तिमाही के दौरान नियो बैंकिंग फर्म ओपन, सास प्लेटफॉर्म लीड स्क्वायर्ड, एडटेक स्टार्टअप फिजिक्स वाला और ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केटप्लेस पर्पल को यूनिकॉर्न का दर्जा भी हासिल हुआ था। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टअप्स की फंडिंग में जारी धीमेपन का एक और संकेत देखने को मिला है। दरअसल खबरें ऐसी हैं कि ड्रग और मेडिकल सर्विसेज स्टार्टअप फार्मेजी की निवेशकों के साथ $20 करोड़ की राशि जुटाने के लिए बातचीत चल रही है, पर यह रकम पिछले साल के करीब $5 अरब के वैल्यूएशन के मुकाबले 15 से 25% डिस्काउंट पर जुटाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरीज और डायग्नोस्टिक टेस्ट सर्विसेज देने वाली इस कंपनी के वैल्यूएशन घटकर $3.8 अरब हो जाएंगे। इतना ही नहीं, फार्मेसी ने 2022 में अपनी IPO लाने की योजना को भी आगे टाल दिया है। 2015 से लेकर अब तक इस कंपनी ने कुल मिलाकर करीब $2.25 अरब की पूंजी जुटाई है। तीसरी खबर, लग्जरी घरों की फ्रैक्शनल ओनरशिप या को ओनरशिप से जुड़ा स्टार्टअप योर्स लग्जरी हॉलिडे होम्स को खरीदने के लिए $100 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इन लग्जरी हॉलिडे होम्स को खरीदने के बाद शेयर होल्डर्स को रीसेल किया जाता है। अभी तक योर्स ने गोवा, अलीबाग और द नीलगिरीज में कुल 25 करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीदी हैं और आगे और शहरों में विस्तार करने की योजना है। हर एक लग्जरी होम को स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV के तौर पर खरीदा जाता है, जिसके 8 शेयर होल्डर्स होते हैं और इन 8 शेयर होल्डर्स को हर साल इन घरों में 45 दिन रुकने का मौका मिलता है। चौथी खबर, D2C फुटवेयर ब्रांड प्लेटियो ने सीरीज A फंडिंग राउंड में 40 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व ब्लैकस्टोन इंडिया प्राइवेट इक्विटी के पूर्व को हेड मैथ्यू सैरियाक के फ्लोरिन ट्री एडवाइजर्स और अन्य निवेशकों ने किया। बच्चों के लिए हाई क्वालिटी फुटवेयर डिजाइन्स और डिलीवर करने वाले इस स्टार्टअप की ताज़ा फंडिंग राउंड से मिली रकम का इस्तेमाल नए मार्केट्स में विस्तार, प्रोडक्ट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में निवेश करने पर करने की योजना है। पांचवी खबर का रुख कर लेते हैं। B2B मार्केट प्लेस लाल10 ने सीरीज A फंडिंग राउंड में $55 लाख की पूंजी हासिल की है।
जुटाई गई रकम से लालटेन की यूएस, मिडिल ईस्ट जैसे मौजूदा मार्केट्स के अलावा जापान में भी विस्तार करने की योजना है। इस स्टार्टअप की खरीदारों को अपना सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और एमएसएमईज को अपने टेक प्लेटफॉर्म्स का विस्तार करने की योजना है। इस तरह इस स्टार्टअप की अगले 12 महीने में आय को बढ़ाकर $10 करोड़ करने की योजना है। फिलहाल लालटेन होम फर्निशिंग एंड लाइटिंग, किचन एंड डाइनिंग, होम एंड ऑफिस, अपैरल एंड एक्सेसरीज और इंडियन फैब्रिक जैसी कैटेगरी के तहत एमएसएमईज की ओर से बनाए जाने वाले इंडियन प्रोडक्ट्स को विदेश में बैठे खरीदारों को अपने टेक प्लेटफॉर्म के जरिए बेचने में मदद करता है। छठी खबर, फेसबुक के को फाउंडर एडुआर्डो लुइस सेवरिन और बेन कैपिटल के राज गांगुली की ओर से शुरू की गई वेंचर कैपिटल फर्म बी कैपिटल ने अपने पहले अर्ली स्टेज फंड डेडिकेटेड फंड एक्सेंट के जरिए $25 करोड़ जुटाने की घोषणा की है। एक्सेंट नाम का यह फंड सीरीज ए राउंड के जरिए ग्लोबली प्री सीड फंडिंग करती है। बता दें कि बी कैपिटल बायजूस, मीशो, ब्लैकबक और डेली हंट जैसी भारतीय यूनिकॉर्न्स की फंडिंग कर चुकी है। सातवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। टेमेसेक और जोमैटो की ओर से समर्थित लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर शिप रॉकेट ने अपैरल बनाने वाली कंपनी अर्विन लिमिटेड के ओमनी चैनल टेक्नोलॉजी कारोबार ओमनी का अधिग्रहण कर लिया है। दोनों कंपनियों के बीच 200 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा हुआ है। यह डील कैश और स्टॉक के जरिए पूरी होगी। डील के तहत अर्विन लिमिटेड को शिप रॉकेट का 2% से ज्यादा हिस्सा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। शिप रॉकेट का ये अब तक का 5वां अधिग्रहण है और इस सौदे से ग्राहकों को नजदीकी स्टोर या वेयरहाउस से पहले के मुकाबले तेजी से डिलीवरी हो पाएंगी। अगली खबर, गो आईबीबो के फाउंडर्स की ओर से शुरू किए गए हेल्थ टेक स्टार्टअप इका केयर ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $1.5 करोड़ या करीब 117 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व हमिंगबर्ड वेंचर्स ने किया। इस फंडिंग राउंड में 314 कैपिटल, मिरे एसेट्स, आदित्य बिरला वेंचर्स, बिनी बंसल और क्लाउडलाइन हॉस्पिटल्स के फाउंडर रोहित एमए समेत अन्य निवेशकों ने किया। जुटाई गई रकम का इस्तेमाल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए कर्मचारी जोड़ने और डॉक्टर्स को डिजिटल प्रैक्टिस की ओर मूव करने के लिए एजुकेशन इनिशिएटिव्स लेने पर किया जाएगा। 9वीं खबर, साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बग बेस ने प्री सीड फंडिंग राउंड में $5 लाख की रकम हासिल की है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व 2AM VC और अन्य निवेशकों ने किया। 100x VC की ओर से समर्थित इस स्टार्टअप की प्रोडक्ट ऑफरिंग को बढ़ाने पर रकम का इस्तेमाल करने की योजना है। इसके लिए इस स्टार्टअप की इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी और बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़ी टीमों के विस्तार की भी योजना है। 10वीं खबर, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म चलाने वाले स्टार्टअप एपव्यू एक्स ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में $2 करोड़ की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व ग्रोथ इक्विटी फर्म और मौजूदा निवेशक ब्राइटन पार्क कैपिटल ने किया। इस रकम का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाने की रणनीति पर किया जाएगा। 11वीं खबर, वाटर टेक स्टार्टअप ड्रिंक प्राइम ने सीरीज ए फंडिंग राउंड के जरिए $75 लाख या 60 करोड़ रुपए की पूंजी हासिल की है। इस रकम में इक्विटी से 30 से 35 करोड़ और बाकी बची रकम कर्ज के जरिए जुटाई गई है। नई पूंजी का इस्तेमाल नए कर्मचारियों की भर्ती, प्रोडक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर होगा ताकि 2026 तक कंपनी 10 लाख घरों तक पीने के शुद्ध पानी से जुड़ी सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर सके। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार का, जो हम इसी हफ्ते से शुरू कर रहे हैं। इस खास सेगमेंट में हम ऐसी खबरों पर फोकस करेंगे जिनमें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या विवाद जुड़ा हुआ है। ये खबरें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन खबरों का शेयरों की कीमतों पर सीधा असर होता है, जिससे आपका फायदा या नुकसान जुड़ा हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। हाल में लिस्टेड लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी के मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स यानी संस्थागत निवेशकों ने कंपनी के ईसोप प्लान को खारिज कर दिया है। कंपनी ने कुल 9 प्रस्तावों पर शेयरधारकों से मंजूरी मांगी थी, जो कि पारित तो हो गए, पर कंपनी के 72% संस्थागत निवेशकों ने इसके खिलाफ वोटिंग की थी। इससे पहले जोमैटो, नायका और पेटीएम जैसी नए जमाने की कंपनियों ने भी ईसोप योजना पर अपने शेयरधारकों के गुस्से या नाराजगी का सामना किया है। दरअसल कोई भी कंपनी आईपीओ के बाद ईसोप में फ्रेश ग्रांट नहीं कर सकती जब तक प्री आईपीओ ईसोप स्कीम को शेयरधारक मंजूरी नहीं देते हैं। 19 जुलाई को डिलीवरी का शेयर करीब 8% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई के मुताबिक देवान हाउसिंग फाइनेंस यानी डीएचएफएल के प्रमोटर्स कपिल और धीरज वाधवन ने कंपनी से लोन की रकम के डाइवर्जन के लिए कई सारे खातों और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया था। इस रकम का इस्तेमाल कंपनी के प्रमोटर्स ने ऐसी संपत्तियां बनाने में किया जिससे उनका खुद का फायदा हुआ था। देश के सबसे बड़े बैंक लोन फ्रॉड की जांच के मामले में सीबीआई ने पिछले महीने डीएचएफएल पूर्व चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वाधवन और डायरेक्टर धीरज वाधवन समेत 14 इकाइयों और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इन सबके खिलाफ 17 बैंकों के कंसोर्टियम के खिलाफ 34,615 करोड़ रुपए की बेईमानी और ठगी करने का आरोप लगाया गया है।
तीसरी खबर, मेटल माइनिंग कंपनी वेदांता वित्त वर्ष 2023 के लिए अपने शेयरधारकों से 8,661 करोड़ रुपए के रिलेटेड पार्टी लेन देन समेत कुल 3 प्रस्तावों पर उनकी मंजूरी मांग रही है। इनमें बाल्को के साथ 4,984 करोड़ रुपए, ईएसएल स्टील के साथ 1,712 करोड़ रुपए और स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन के साथ 1,965 करोड़ रुपए के लेन देन शामिल हैं। पिछले साल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ऑडिट कमेटी की मंजूरी के बिना 1,407 करोड़ रुपए के रिलेटेड पार्टी लेन देन के लिए कंपनी को चेतावनी जारी की थी। हालांकि इस साल के लिए कंपनी ने ऑडिट कमेटी की मंजूरी ले ली है। 10 अगस्त को होने वाली कंपनी की एजीएम में इन प्रस्तावों को शेयरधारकों के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। 18 जुलाई को वेदांता का शेयर 4% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, एनएसई कोलोकेशन घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में ईडी के सामने पूछताछ के लिए आने के बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। संजय पांडे ईडी और सीबीआई की 2 अलग-अलग एफआईआर का सामना कर रहे हैं, जिसमें उनकी कंपनी आईसेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एनएसई के कर्मचारियों के फोन का अवैध इंटरसेप्शन और एनएसई के सिस्टम ऑडिट में सेबी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। पांचवी खबर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एडवाइजरी सर्विसेज यानी आईआईएएस ने जोमेटो के शेयरधारकों को कंपनी के तीनों स्पेशल रेजोल्यूशंस के खिलाफ वोटिंग की राय दी है। इन तीनों प्रस्तावों में शेयरों के प्रेफरेंशियल इशू के जरिए ब्लिंकिट के 4,447 करोड़ रुपए के अधिग्रहण की डील भी शामिल है। ब्लिंकिट डील को लेकर क्लैरिटी ना होने के कारण इसके खिलाफ वोटिंग की बात की गई है। इसके अलावा ब्लिंकिट के फाउंडर अलबिंदर डिंडसा जोमेटो की को फाउंडर आकृति चोपड़ा के पति हैं। साथ ही इन दोनों कंपनियों में सिक्वोया कैपिटल कॉमन निवेशक है, जिससे इस डील को लेकर निवेशकों ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की चिंताएं भी जाहिर की हैं। इन तीनों प्रस्तावों पर 26 जून को ई वोटिंग शुरू हुई थी और 5 जुलाई को खत्म होगी। 18 जुलाई को जोमेटो का शेयर मजबूत बाजार में भी करीब आधा फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था। उम्मीद है आपको नए सेगमेंट के साथ कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और पूरे हफ्ते की बड़ी सुर्खियों के साथ साथ विवादित खबरों का भी आपको पता चल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।